तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी कि भारत का संविधान क्या है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी हमने। और आज हम बात करेंगे कि भारत का संविधान का विकास कैसे शुरू हुआ और किस तरह से क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है। आप टॉपिक डालिए आज का। भारत का संवैधानिक विकास। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि हम इसको दो चरणों में पढ़ेंगे। पहले चरण में हम देखेंगे और दूसरे चरण में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश राउंड के आधीन किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ। ओके। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के अधीन संविधान का विकास। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार और कब लागू हुआ। एक चीज़ आपको याद रखना है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो भारत का संविधान का जो विकास है वो तो अंग्रेजों के आगमन से शुरू हो चुका था। लेकिन अगर हम लोग एक क्रमिक विकास की बात करें तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डालिए कि इस समय बैकग्राउंड क्या था या फिर पृष्ठभूमि। ओके। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो इस समय सन था सन 1600 ईस्वी। और इस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, इस नाम की एक कंपनी थी। तो इस कंपनी में बहुत सारे व्यापारी थे और वो सब मिलकर गए कहाँ पर, इंग्लैंड की महारानी के पास, जो कि उस समय थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ये उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी। तो ये जो कंपनी थी वो महारानी एलिजाबेथ के पास गए और उन्होंने परमिशन मांगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और महारानी ने उन्हें 1600 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर यानी कि लिखित तौर पर उन्हें एक चार्टर दिया और उन्हें व्यापार करने का अधिकार भी इसी चार्टर के साथ मिल गया। इस चार्टर को सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि उस टाइम पे ब्रिटिश जो थे, जो लंदन में थे, ये सब चीज़ें, तो ये सारी घटनाएं अभी कहाँ पर हो रही है, लंदन में हो रही हैं। ठीक है। तो इनको सन 1600 ईस्वी में इनको एक आधिकारिक तौर पे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया महारानी से। और लंदन में ही सन 1600 ईस्वी में तारीख थी दिसंबर 31, यानी कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में लंदन में, सन 1600 ईस्वी में दिसंबर 31 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई लंदन में। इस कंपनी का संस्थापक जो था वो दो लोग थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। लेकिन इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था, तो इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये इसका वास्तविक नाम था। हिंदी में भी यही होगा, तो आप लोग हिंदी में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हिंदी नाम। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है, फिर भी आप लोग फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कंपनी जो थी, ये जो कंपनी थी, इसकी संरचना जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। प्रतिभागी मंडल और दूसरी तरफ था निदेशक मंडल। तो ये दो कंपनी मतलब ये दो समूह थे जो इस कंपनी को कंट्रोल करते थे। ठीक है ना। इसमें थे, ये जो था ये कंपनी के मालिकों का समूह था, प्रतिधारी जो मंडल है। और निदेशक मंडल का जो समूह है इसमें थे, एक था राज्यपाल, इसका एक राज्यपाल हुआ करता था, एक उपराज्यपाल हुआ करता था, और इसमें 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे।
तो ये ओवरऑल इस कंपनी की संरचना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब इन दोनों में से जो ये वाला समूह है, निदेशक मंडल का समूह, ये आए थे इंडिया, यानी कि भारत आए थे व्यापार करने के लिए। और ये इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ से उनको गाइड करते थे, इन लोगों को भेजा गया था यहाँ पर व्यापार करने के लिए। कंपनी एक ही है, पर दोनों का ग्रुप अलग अलग है। सन 1608 ईस्वी की बात है जब कैप्टन हॉकिंस पहली बार इंडिया आया था। ये आया था जहांगीर के दरबार में। सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत आया, और इस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर था, इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। 1615 में जो इन व्यापारियों को व्यापारिक अधिकार दिया गया था, उसको बढ़ाया गया 15 सालों के लिए, बढ़ाया गया। इससे पहले इन्हें सिर्फ 15 सालों के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन 15 साल बाद फिर से इनको व्यापार करना ही था, तो इन्होंने फिर से उनसे परमिशन मांगी और रानी ने भी उनको परमिशन दी कि ठीक है, अभी आप लोग और व्यापार कर सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड में जो सर्वोच्च स्थान पे था वो महारानी थी, और उसके इजाज़त के बिना ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आ सकते थे, इसलिए उनसे। और ऐसे ही करके काफ़ी समय तक इनका व्यापार चलता रहा। फिर बात आती है सन 1726 ईस्वी। सन 1726 में क्या हुआ, महारानी ने राजलेख प्रदान किया या भेजा। इसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों जगह, तो इस राजलेख में ये प्रावधान किया गया कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों जगह में एक निगम की स्थापना करो, और वहाँ पर निगम की स्थापना की गई। इसके बाद 1757 का समय जब आया, तो इस टाइम पे हुआ था प्लासी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता और सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गया था। और प्लासी युद्ध के बाद से अंग्रेजों को बहुत सारे लाभ हुए, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे इनकी शक्ति बढ़ती चली गई। इसके बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई, और इससे भी इनको काफ़ी लाभ हुआ, जिससे चल के आगे इसी युद्ध की वजह से 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि, यानी इलाहाबाद में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत, तो इस इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत क्या काम हुआ। सबसे पहला प्रावधान तो इसमें यह था कि बंगाल, इन तीनों जगह पर, तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह पर राजस्व वसूलने का अधिकार जो था, टैक्स वसूलने का, वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, और इससे उन्हें धन की प्राप्ति हुई, और इसके साथ ही उनके पावर में, शक्ति में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती गई। 65 से 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने जो शासन लगाया था, तो 1757 से 17पैंसठ से 1772 तक बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था। और द्वैत शासन होता क्या है, तो द्वैत शासन का मतलब यह है कि दोहरा शासन। तो एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेजी सेना का मुखिया, और दूसरी तरफ था नवाब। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ बंगाल में कि टैक्स वसूली का काम रॉबर्ट क्लाइव करेगा, और नवाब क्या करेगा, प्रशासनिक कार्यों को देखेगा। और इसमें ये समझौता हुआ कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, हम आपके कामों में दखल नहीं देंगे, और ना तो आप हमारे कामों में दखल दीजिएगा। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं था वास्तविक समय। रॉबर्ट क्लाइव जब चाहे तब नवाब के कामों में रोक टोक करता था। फिर 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स इस वक्त बंगाल का गवर्नर बना था, और इसने बंगाल में वैध शासन का अंत कर दिया। 1735 1772 तक लगाया रखा रॉबर्ट क्लाइव ने, और 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया, इसने वैध शासन को समाप्त कर दिया। और साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया पद भी बनाया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका काम यूजली ये होता था कि जितना भी टैक्स है उसको कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्शन के लिए उसको बनाया गया था पद, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से संविधान का विकास होना शुरू हुआ था। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से
नए नए कानून बनते गए और लागू होते गए। हालांकि कानून बनाने का काम अभी भी इंग्लैंड में होता था और वहाँ से कानून बन के आता था, और यहाँ पर जितने क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत थी वहाँ पर वे ये अप्लाई करते थे, और उसके आधार पर यहाँ पर कानून का प्रशासन जारी था। उस टाइम पे क्या था कि कंपनी का शासन था इंडिया में, लेकिन उसको गाइड कौन करती थी वहाँ से? महारानी उसको अधिकार दी थी कि जाओ आप लोग। इस वक्त भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन था, लेकिन अभी भी कंपनी कहीं न कहीं महारानी के कंट्रोल में थी। लेकिन जब ये कंपनी भारत आई, इसने व्यापार शुरू किया, तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और काफ़ी रिच हो गए ये लोग। और जब ये लोग यहाँ से जाते इंग्लैंड में, वहाँ पर इनका रहन सहन देखा जाता, तो वहाँ के लोगों को इनसे थोड़ी बहुत जलन होती थी कि आखिर इन लोगों ने ऐसा वहाँ पर कौन सा बिजनेस किया कि इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से महारानी ने एक एक्ट पारित किया, वहाँ से एक कानून पारित किया और यहाँ पर भेजा, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेशन एक्ट। ये पहला एक्ट था जो बनकर इंग्लैंड से भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी के भ्रष्टाचार की समाप्ति, कंपनी के भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और एक दूसरा था भारत और इंग्लैंड में कंपनी के शासन को नियंत्रित करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर बात करें कि इस वक्त ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो इस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था। और इस वक्त बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था यहाँ पर इस समय पर बंगाल में गवर्नर के पद पे था। अब अगर हम बात करें कि इस अधिनियम के आने के बाद क्या क्या काम हुआ, तो इसके कार्यों में अगर हम बात देखें, तो सबसे पहला जो काम हुआ था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का होने लगा। इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल का होने लगा। इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक काम जो हुआ था वो था कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश जो कि उस वक्त था लॉर्ड एलिजा एम्पे, और इसके साथ ही तीन अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इनमें थे लॉर्ड हाउस, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। नंबर 4, बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाइस यानी कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस वक्त जो बंगाल का गवर्नर जनरल, इस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एलिजा एंटोन, इनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी। तो ये क्या हुआ था, गवर्नर जनरल अपने हिसाब से काम करता था और ये इसको रोक टोक नहीं करता था। इसके बाद ही तुरंत एक नया एक्ट लाया गया, और इस एक्ट का नाम था 1781 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बंगाल का जूडिशियल एक्ट भी कहा जाता है, और इसको बनाने का उद्देश्य था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य। इसके बाद 1784 में एक एक्ट बना जिसे कहा जाता है फिफ्थ इंडिया एक्ट। इसके आने के बाद क्या क्या हुआ और क्या क्या प्रावधान किए गए? तो सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और
कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कि दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। इसके अलावा एक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस बोर्ड में 6 सदस्य हुआ करते थे और इन सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी या महाराज हुआ करते थे, उसके द्वारा चुना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक काम ये हुआ कि उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, उपहार देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ना तो कोई ब्रिटिश अधिकारियों को कोई उपहार दे सकता था, ना ही ब्रिटिश अधिकारी सामने से जाकर उपहार मांग सकते। ये पूरे बंद कर दिया गया। इसके बाद जो एक्ट आया वो है, इसके अंतर्गत जो पहला काम हुआ, सबसे पहले तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा काम हुआ वो ये कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। इसके अतिरिक्त अभी जो इससे पहले 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, उसके अधिकारियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन जो था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इसके अलावा भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा शासन की शुरुआत की गई, मतलब लिखित कानून द्वारा शासन चलाया जाने लगा। इसके अलावा 21 अप्रैल ICS, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत जो थी वो 1793 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत करवाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका नाम था, इसका जनक भी माना जाता है जिसे, इसका जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसी ने भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत करवाई थी, जिसे आज हम IAS के नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम IAS के नाम से जानते हैं, UPSC। इसके अलावा जो पांचवा काम हुआ वो ये था, सॉरी छठा काम था वो ये था कि इसी साल एक राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस, इनकी भी स्थापना की गई। इसके बाद आया एक और एक्ट आया, जिसको हम 1813 का राजलेख अधिनियम कहते हैं। 1813 का राजलेख अधिनियम। इसमें जो पहला काम हुआ ये हुआ कि ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। अब ये ईसाई मिशनरी कौन थे? ये जो थे धार्मिक प्रचार प्रसार के उद्देश्य भारत आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। और इसके अलावा अब भारतीय शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए आवंटित किए जाने लगे। प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए आवंटित किए जाने लगे। 2 लाख रुपए आवंटित किए जाने लगे। नंबर तीसरे पे एक काम हुआ कि 2 अधिकारों को छोड़कर कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। और ये 2 अधिकार कौन कौन से थे? इसमें से पहला अधिकार था चाय का व्यापार, यानी कि अभी भी कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी। और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, ये दोनों अधिकार कंपनी के पास रहे हैं। इसके अलावा सारे अधिकार कंपनी की ब्रिटिश क्राउन ने छीन लिए। इसके बाद 1833 में एक अधिनियम आया, इसको बोला जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर या राजलेख अधिनियम, एक्चुअली चार्टर का मतलब ये होता है राजलेख, तो जहाँ जहाँ चार्टर है वहाँ वहाँ राजलेख आप लिख सकते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, राजलेख अधिनियम। इसके अंतर्गत जो मुख्य काम हुए वो थे, सबसे पहला काम ये हुआ कि इसमें पहला काम ये हुआ कि केंद्रीकृत प्रेफरेंस, यानी कि हर एक लेवल पे अलग अलग अधिकारी थे और उनको अलग अलग अधिकार दिए गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सारी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल पे लाके रख दी गई और अब सारे अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम के लिए गवर्नर जनरल से परमिशन चाहिए होती थी। इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा जो दूसरा काम हुआ, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो अभी इससे पहले क्या होता कि पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे 1833 में आके काफ़ी समय बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और अब उसको आधिकारिक रूप से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अलावा जो एक काम हुआ वो ये था, यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की गई और इस बोर्ड ऑफ ट्रेड का काम ये था कि जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही हैं उनको रेगुलेट करना और लाइसेंस इशू करना, रिन्यू करना, ये सब काम करते हुए इस बोर्ड का काम था। इसके अलावा जो एक और काम हुआ वो ये था, अब कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। अब क्या हुआ, कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और अभी तक जो उसको चाय का व्यापार करने का और चीन के साथ जो व्यापार करने का अधिकार था वो भी उससे छीन लिया गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो भारतीय थे उनको कंपनी के अधीन काम करने का भी अधिकार दिया गया, कंपनी के अधीन। और इस अधिकार में क्या था कि चाहे आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कोई भी आपका लिंग हो, महिला या पुरुष हो, ठीक है, मूल वंश हो या किसी भी स्थान से आते हों, अगर आप योग्य हैं तो आपको कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा। ये अब शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय शिक्षा के विकास के लिए यहाँ पर भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया गया, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो था उसमें मैकाले था, इसलिए इसको मैकाले आयोग कहा गया। और मैकाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे मैकाले मिनट कहा जाता है। मैकाले मिनट किसे कहा जाता है, मैकाले आयोग द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी ब्रिटेन में, इसको बोला जाता है मैकाले मिनट। तो इस रिपोर्ट को ही मैकाले मिनट कहा जाता है। और इसी मैकाले मिनट के आधार पर सन 1855 में इसी मैकाले मिनट के आधार पर भारत की जो भाषा थी उसको आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भाषा घोषित कर दी गई थी। इसके अलावा एक और काम जो हुआ यहाँ पर वो यह था कि यहाँ पर एक विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया और इस विधान परिषद में टोटल 12 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद 1853 में एक और चार्टर अधिनियम या फिर राज्य अधिनियम आता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जिसमें से पहला था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे, गवर्नर जनरल की अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे, उसके प्रशासनिक और विधिक कार्यों को अलग अलग किया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा इस परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए, परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए, और यानी कि अब 12 + 6 टोटल 18 सदस्य हो गए। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी कि जो हमने शुरू में कंपनी की संरचना में पढ़ा था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल थे उसमें 24 अन्य सदस्य थे, उनमें से 6 सदस्यों को हटा दिया गया और अब यहाँ पर टोटल 18 सदस्य बचे। ठीक है, जो निदेशक मंडल था उसमें से 6 सदस्यों को हटा दिया गया और टोटल 24 में से 6 चले गए तो 18 बचे। और यहीं पर भारतीय नागरिक सेवा के लिए परीक्षा की शुरुआत की गई। अब भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की जाने लगी। इसके पहले क्राउन जिसे भी आईसीएस नियुक्त कर देता था वो आईसीएस मान लिया जाता था और वो भारत आकर आईसीएस का पद ग्रहण कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब इसके लिए लिखित परीक्षा शुरू की जाने लगी जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। जब लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। फौजी के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास की थी वो थे, प्रथम भारतीय पास किया था वो थे बनर्जी। और जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस ज्वाइन किया था सबसे पहले वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने सबसे पहले आईसीएस ज्वाइन किया था और सबसे पहले पास करने वाले व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये जो टाइम था इन्होंने जब ज्वाइन किया था वो था 1864। 1864 का टाइम था जब इन्होंने पहली बार किसी भारतीय ने आईसीएस ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके बाद
उसके बाद टाइम आ गया 1857 का, जब 1857 की क्रांति हुई थी। और यहाँ पर जो उसका नेतृत्व करता था वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय इसका नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बंदी बना लिया। और 1857 की क्रांति विफल हो गई। और इसके बाद ही क्राउन ने कंपनी को समाप्त कर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके प्रशासन को समाप्त कर दिया, और प्रत्यक्ष रूप से अब भारत में शासन करने के लिए आगे आई। और यहाँ से शुरू हो जाएगा क्राउन का शासन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।